मेरा नाम है अभय और आप सुन रहे हैं मंटो की कहानी तकी कातिब। कहानी शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कातिब का मतलब है लिखने वाला। इस कहानी में आपको बहुत जगहों पर उर्दू के शब्द सुनने को मिलेंगे, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप समझने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वली मोहम्मद जब तकी को पहली मर्तबा दफ्तर में लाया तो इसने मुझे बिल्कुल प्रभावित ना किया। लखनऊ और वली के जाहिल और खुद पर कातिबों से मेरा जी जला हुआ था। एक था, उसको जा व बेजा पेश डालने की बुरी आदत थी। मौत को मूत और सौत को सूत बना देता था। मैंने बहुत समझाया मगर वो ना समझा। उसको अपने अहल ए जबान होने का बहुत जुर्म था। मैंने जब भी उसको पेश के मामले में टोका, उसने अपनी दाढ़ी को ताव देकर कहा, मैं अहल ए जबान हूँ साहब, इसके 30 सिपारों का हाफिज हूँ। एराब के मामले में आप मुझसे कुछ नहीं कह सकते। मैंने उसे और कुछ ना कहा और रुखसत कर दिया। उसकी जगह एक दिल्ली के कातिब ने ले ली और सब ठीक हो गया, मगर उसको इस्लाह करने का खब्द था, और इस्लाह भी ऐसी कि मेरी आंखों में खून उतर आता था। कोई मजमून था, मैंने उसमें ये लिखा, उसके हाथों के तोते उड़ गए। उसने ये इस्लाह फरमाई, उसके हाथ पाँव के तोते उड़ गए। मैंने उसका मजाक उड़ाया तो वो खालिस दहलवी लबो लहजा में बड़बड़ाता मुलाजमत से अलहदा हो गया। रामपुर का एक कातिब था, बहुत ही खुशखत था, मगर उसको इख्तिसार के दौरे पड़ते थे। सतरें की सतरें और पैरे के पेरे गायब करता था। जब उसको पूरा सफ़ा दोबारा लिखने को कहता तो वो जवाब देता, इतनी मेहनत मुझसे ना होगी साहब, रिपोर्ट में लिख दूंगा। रिपोर्ट में लिखवाना मुझे सख्त नापसंद था। चुनांचे रामपुरी कातिब भी ज़्यादा दिन दफ्तर में ना टिक सके। वली मोहम्मद हेड कातिब जब तकी को पहली मर्तबा दफ्तर में लाया तो उसने मुझे कतन मुतस्सिर ना किया। खत का नमूना देखा, खास अच्छा नहीं था। दायरों में पुख्तगी ही नहीं थी। मैं गुंजन लिखाई का कायल हूँ। वो छदरा लिखता था, कम उम्र था, अंदाज गुफ्तगू में अजीब किस्म की बौखलाहट थी। बात करते वक्त उसका एक बाजू हिलता रहता था जैसे क्लॉक का पेंडुलम। रंग सफ़ेद था, ऊपरी होंठ पर भूरे भूरे महीन बाल थे। ऐसा मालूम होता था कि इसने खुद किताब की स्याही से ये हल्की हल्की मूछें बनाई हैं। मैंने उसे चंद रोज के लिए रखा, मगर उसने अपनी शराफत, मेहनत और ताबेदारी से दफ्तर में अपने लिए मुस्तकिल जगह पैदा कर ली। वली मोहम्मद से मेरे ताल्लुकात बहुत बेतकल्लुफ़ थे। जिनसियात के मुतल्लिक अपनी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए वो अक्सर मुझसे गुफ्तगू किया करता था। इस दौरान मोहम्मद तकी खामोश रहता। औरत और मर्द के जिनसी ताल्लुक़ का जिक्र खुले अल्फाज में आता तो उसके कान की लवें सुर्ख हो जाती। वली मोहम्मद जो कि शादीशुदा था, उसको खालिस पंजाबी अंदाज में छेड़ता, मंटो साहब, इसका मुर्दा खराब हो रहा है, इससे कहिए कि शादी कर ले। जब भी कोई फिल्म देख कर आता है सारी रात करवटें बदलता रहता है। तकी आमतौर पर झेंपते हुए कहता, मंटो साहब झूठ बोलता है। वली मोहम्मद की स्याह नुकीली मूछें थिरकने लगी, और ये भी झूठ है मंटो साहब कि ये बिल्डिंग की यहूदी छोकरियों की नंगी टांगी देखकर उनकी नक्काशी किया करता है। तकी की नाक चोंच पर पसीने के कतरे नमूदार हो जाती। मैं तो ड्राइंग सीख रहा हूँ। वली मोहम्मद उसे और छेड़ता, ड्राइंग चेहरे की सीखो। ये किस ड्राइंग मास्टर ने तुमसे कहा कि पहले नंगी टांगों से शुरू करो। मोहम्मद तकी करीब करीब रो देता, इसलिए मैं वली मोहम्मद को मना करता कि वो उसे ना छेड़ा करे। इस पर वली मोहम्मद कहता,
मंटो साहब, मैं इसके वालिद साहब से कह चुका हूँ, आपसे भी कहता हूँ कि इस लौंडे की शादी करा दीजिए, वरना इसका मुर्दा बिल्कुल खराब हो जाएगा। मोहम्मद तकी के बाप से मेरी मुलाकात हुई। दाढ़ी वाले बुजुर्ग थे, नमाज रोजे के पाबंद, माथे पर मेहराब। झंडी बाजार में वली मोहम्मद की घी की एक छोटी सी दुकान थी। मोहम्मद तकी से उनको बहुत मोहब्बत थी। बातें करते हुए उन्होंने मुझसे कहा, तकी 2 बरस का था कि उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया। खुदा उसको गिरी के रहमत करे। बहुत ही नेक बीवी थी। मंटू साहब, यकीन जानिए, उसकी मौत के बाद अजीज़ों और दोस्तों ने बहुत जोर दिया कि मैं दूसरी शादी कर लूं, मगर मुझे तकी का ख्याल था। मैंने सोचा हो सकता है कि मैं उसकी तरफ से गाफिल हो जाऊं, इसलिए दूसरी शादी के ख्याल को मैंने अपने करीब तक न आने दिया और उसकी परवरिश खुद अपने हाथों से की। अल्लाह का बड़ा फजल व करम है कि उसने मुझ गुनहगार को सुरखरू किया। खुदा उसको ज़िंदगी और नेकी की हिदायत दे। मोहम्मद तकी अपने बाप के इस इसार की हमेशा तारीफ़ किया करता। बहुत कम बाप इतनी बड़ी कुर्बानी कर सकते हैं। अब्बा जवान थे, अच्छा खाते थे, चाहते तो चुटकियों में उनको अच्छी से अच्छी बीवी मिल जाती, लेकिन मेरी खातिर उन्होंने तजर्रुद की ज़िंदगी बसर की। इतनी मोहब्बत और इतने प्यार से मेरी परवरिश की कि मुझे माँ की कमी महसूस ही ना होने दी। वली मोहम्मद भी तकी के बाप का मोतरफ था, मगर उसे सिर्फ ये शिकायत थी कि मौलाना जरा सनकी हैं। मंटो साहब आदमी बहुत अच्छा है, कारोबार में 16 आने खरा है, तकी से बहुत प्यार करता है, लेकिन ये प्यार मैं अब अपने एहसासात किन अल्फाज में पेश करूं। इसका प्यार हद से बढ़ा हुआ है। यानी वो इस तरह प्यार करता है जिस तरह कोई हासिद आशिक अपने माशुक से करता है। मैंने वली मोहम्मद से पूछा, तुम्हारा मतलब? वली मोहम्मद ने अपनी मूँछों की नोकें दुरुस्त की। मतलब मैं नहीं समझा सकता, आप खुद समझ लीजिए। मैंने मुस्कुराकर कहा, भाई तुम जरा वजाहत से काम लो तो मैं समझ जाऊंगा। वली मोहम्मद ने सुर्खियां लिखने वाले कलम को कपड़े की चिथड़े से साफ करते हुए कहा, मौलाना सनकी है, मुझे मालूम नहीं क्यों तकी कहता है कि पहले उनके प्यार और उनकी शफकत का ये रंग नहीं था जो अब है। यानी पिछले चंद बरसों से उन्होंने अपने फरजद और जो मंद से पूछताछ का लाम तन्हाई सिलसिला शुरू कर रखा है। मुतनाही ठीक इस्तेमाल है ना मंटो साहब? ठीक इस्तेमाल हुआ है। हाँ, ये पूछताछ का सिलसिला क्या है? यही, तुम रात को देर से क्यों आए? सफ़ेद गली में क्या करने गए थे? वो यहूदन तुमसे क्या बात कर रही थी? इतनी फिल्म क्यों देखते हो? पिछले हफ्ते तुमने किताबत की उजरत में से 4 आने कहाँ रखे? वली मोहम्मद से तुम बाई कलीमा के पोल पर बैठे क्या बातें कर रहे थे? क्या वो तुम्हें बहला तो नहीं रहा था कि शादी कर लो? मैंने वली मोहम्मद से पूछा, बहलाना क्या हुआ? मालूम नहीं, लेकिन मौलाना समझते हैं कि तकी का हर दोस्त उसे शादी के लिए बहलाता है। मैं उसको बहलाता तो नहीं, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ और अक्सर कहता हूँ कि जाने मन शादी कर लो, वरना तुम्हारा मुर्दा खराब हो जाएगा। और मंटो साहब, मैं आपको खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि लड़के को एक अदद बीवी की अशद ज़रूरत है। 4-5 बरस गुजर चुके थे। मोहम्मद तकी की मूँछों के भूरे बाल अब महीन नहीं थे। हर रोज़ दाढ़ी मूंडता था, टेढ़ी मांग भी निकालता था, और दफ्तर में जब जज्बात के मुतल्लिक गुफ्तगू छिड़ती तो वो कलम दांतों में दबाकर गौर से सुनता। औरत और मर्द के जिनसी ताल्लुक़ का जिक्र खुले अल्फाज में होता तो उसके कानों की लवें सुर्ख न होतीं। मोहम्मद तकी को बीवी की ज़रूरत हो सकती थी। एक दिन जब और कोई दफ्तर में नहीं था और अकेला तकी तख्त पर दीवार के साथ पीठ लगाए पर्चे की आखिरी कापी मुकम्मल कर रहा था, मैंने उसके खदो खाल का गौर से मुआयना करते हुए पूछा, तकी तुम शादी क्यों नहीं करते?
सवाल अचानक किया गया था। तकी चौंक पड़ा। जी, मेरा ख्याल है तुम शादी कर लो। तकी ने कलम कान पर अड़ाया और किसी कदर शर्मा कर कहा, मैंने अब्बा से बात की है। क्या कहा उन्होंने? तकी तफसील से कुछ कहना चाहता था मगर ना कह सका। जी वो कुछ नहीं। वो कहते हैं अभी इतनी जल्दी क्या है? तुम्हारा क्या ख्याल है? जो उनका है। इस जवाब के बाद गुफ्तगू का सिलसिला ख़त्म हो गया। तकी ने पर्चे की आखिरी कापी मुकम्मल की और उसे जोड़कर चला गया। चंद दिन के बाद वली मोहम्मद ने तकी की मौजूदगी में मुझसे कहा, मंटो साहब कल बड़ा लफड़ा हुआ। मौलाना और तकी में धी पटास होते होते रह गई। वली मोहम्मद यूं तो उर्दू बोलता था लेकिन पंजाबी और बम्बई की उर्दू के कई अल्फाज मजाह पैदा करने के लिए इस्तेमाल करने का आदी था। तकी ने उसकी बात सुनी और खामोश रहा। वली मोहम्मद ने अपनी थिरकती हुई नुकीली मूँछों को आँखों का जाविया बदल कर देखा। फिर उस जाविये को बदल इसने तकी की तरफ देखा और मुझसे कहा, लड़के को एक अदद बीवी की अशद ज़रूरत है, लेकिन बाप इस ज़रूरत को मानता ही नहीं। इसने बहुत समझाया मंटो साहब, मगर मौलाना ने एक ना सुनी। मंटो साहब ये क्या मुहावरा है, एक ना सुनी? मौलाना ने सुनी तो हजार थीं, लेकिन सुनी अनसुनी कर दी। ये मुहावरे भी खूब चीज़ हैं और मौलाना भी अपने वक्त के एक लाजवाब मुहावरे हैं। तकी भुन्ना कर मुझसे मुखातब हुआ, मंटो साहब इससे कहिए खामोश रहे। वली मोहम्मद बोला, मंटो साहब इससे कहिए कि मौलाना के सामने खामोश रहा करे, वो शादी की इजाज़त नहीं देते। ठीक है, बाप हैं वो, इसका नफ़ा नुकसान सोच सकते हैं। बाप बेटी की चख जरूर हुई थी। तकी ने मौलाना से दरखास्त की थी कि वो उसकी शादी किसी अच्छे घराने में कर दें। ये सुनकर वो चिढ़ गए और तकी के दोस्तों पर बरसने लगे, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारी जड़ों में पानी फेर दिया है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था मुझे मालूम ही नहीं था कि शादी ब्याह किस जानवर का नाम है। ये सुनकर तकी ने डरते डरते कहा, लेकिन आपकी शादी तो 14 बरस की उम्र में हुई थी। मौलाना ने उसे डांटा, तुम्हें क्या मालूम है? तकी खामोश हो गया। वो बहुत ही कमगो और फरमान बरदार किस्म का लड़का था। 2-4 मरतबा उसने बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू की और उसके खुलने का मौका दिया तो मुझे मालूम हुआ कि उसको बीवी की कितनी ज़रूरत है। उसने मुझसे एक रोज़ झेंपते हुए कहा, मेरे ख्यालात आजकल बहुत परागंदे रहते हैं। वली मोहम्मद शादीशुदा है। वो जब अपनी बीवी के साथ बाहर जाता है तो मेरे दिल को जाने क्या होता है। आपने एक दफ़ा एहसास कमतरी के मुतल्लिक बातें की थी। मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं अनकरीब इसका शिकार होने वाला हूँ, मगर क्या करूँ, अब्बा मानते ही नहीं। मैं शादी की बात करता हूँ तो वो चिढ़ जाते हैं, जैसे शादी करना कोई गुनाह है। वो अपनी मिसाल देते हैं कि देखो, तुम्हारी माँ के मरने के बाद अब तक मैंने शादी नहीं की, लेकिन मंटो साहब इस मिसाल का मेरे साथ क्या ताल्लुक़ है? उन्होंने शादी की, अल्लाह को ये मंजूर नहीं था कि उनकी बीवी जिंदा रहती। उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी जो मेरी खातिर दूसरी शादी ना की, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं कुंवारा ही रहूं। मैंने पूछा क्यों? तकी ने जवाब दिया, मालूम नहीं मंटो साहब, वो मेरी शादी के बारे में कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन कल बातों बातों में जज्बात से मगलूब होकर मैं गुस्ताखी कर बैठा। क्या? तकी ने इंतहाई नदामत के साथ कहा। मैं मिन्नत समाजत करते करते और समझाते समझाते तंग आ गया था। कल जब उन्होंने मुझसे कहा कि वो मेरी शादी के मुतल्लिक कुछ सुनने को तैयार नहीं, तो मैंने गुस्से में आकर उनसे कह दिया, आप नहीं सुनेंगे तो मैं अपनी शादी का बंदोबस्त खुद कर लूँगा। मैंने उससे पूछा, ये सुनकर उन्होंने क्या कहा? अभी घर से निकल जाओ। चुनांचे कल रात मैं यहाँ दफ्तर में ही सोया।
मैंने शाम को वली मोहम्मद के जरिए मौलाना को बुलवाया। चंद जज्बाती बातें हुई तो उन्होंने तकी को गले लगाकर रोना शुरू कर दिया। फिर शिकवे होने लगे। मुझे मालूम नहीं होता कि ये लड़का जिसकी खातिर मैंने तजर्रुद बर्दाश्त किया एक रोज़ मेरे साथ ऐसी गुस्ताखी से पेश आएगा। मैंने माँओं की तरह उसे पाला पोसा, आप सूखी खाई, पर इसके लिए खुद अपने हाथों घी में गूंद गूंद कर पराठे पकाए। मैंने बात काट कर कहा, मौलाना ये कब आपके इन एहसानों को नहीं मानता। आपकी तमाम कुर्बानियाँ इसके दिलो दिमाग पर नक्श हैं। आपने इतना कुछ किया, क्या आप उसकी शादी नहीं कर सकते। माँ बाप की तो सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो अपनी औलाद को फलता फूलता देखें। आपके घर में बहू आएगी, बाल बच्चे होंगे, दादा जान बनकर आपको पुरफक मुसर्रत ना होगा। मेरा ख्याल है कि तकी को गलत फहमी हुई है कि आप शादी के खिलाफ हैं। मौलाना निशब्द हो गए, रुमाल से अपनी आंखें खुश्क करने लगे। थोड़े तवक्कुफ के बाद बोले, पर कोई ऐसा रिश्ता हो तो आप हाँ कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वली मोहम्मद ने ये कुछ ऐसे अंदाज में कहा, चलिए अंगूठा लगाइए। मौलाना बदल गए, लेकिन ऐसी जल्दी भी क्या है। इस पर मैंने बुजुर्गों का अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, कार खैर में देर नहीं होनी चाहिए। आप औरों को छोड़िए, खुद अपनी पसंद का रिश्ता ढूंढिए। माशाअल्लाह डोंगरी में सब लोग आपको जानते हैं। यहाँ बम्बई में पसंद ना हो तो अपने पंजाब में सही, कौन सा गाली कोसों दूर है। मौलाना ने सर हिलाकर सिर्फ इतना कहा, जी हाँ। मैंने तकी के कंधे पर हाथ रखा। लो भाई तकी, फैसला हो गया। मौलाना को तुम जिद्दी बच्चों की तरह अब तंग ना करना, मैं खुद इस मामले में इनकी मदद करूँगा। ये कहकर मैं मौलाना से मुखातिब हुआ। यहाँ कुछ ख़ानदान हैं, उनसे मेरी जान पहचान है। मैं अपनी बीवी से कहूँगा वो लड़कियाँ देख लेगी। तकी ने हौले से कहा, आपकी बहुत मेहरबानी। कई महीने गुजर गए मगर तकी की शादी की बातचीत कहीं भी शुरू ना हुई। वली मोहम्मद इस दौरान में उसे बराबर उकसाता रहा। वो अपने बाप के पीछे पड़ा। नतीजा ये हुआ कि एक रोज़ मौलाना मेरे पास आए और कहा, सांगटी स्ट्रीट की तीसरी गली में नुक्कड़ की बिल्डिंग में शायद आप जानते ही हों, यूपी का एक ख़ानदान रहता है। मैंने फ़ौरन कहा, आप कहिए, मैं जानता हूँ। मौलाना ने कहा, कैसे लोग हैं। बेहद शरीफ, जो सबसे बड़ा भाई है उसकी बड़ी लड़की, मैंने सुना है खासी अच्छी है। मैं पैगाम भिजवा देता हूँ। मौलाना घबरा गए। नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं, ये भी तो देखना है कि लड़की शक्लो सूरत की कैसी है। मैं अपनी बीवी के जरिए मालूम कर लूँगा। मेरी बीवी ने उस लड़की को देखा तो पसंद किया। खूबसूरत थी, तालीम एंट्रेंस तक थी, तबीयत की बहुत ही अच्छी थी। ये सब खूबियाँ मौलाना से बयान कर दी गई। वो लड़की के बाप से मिले, दहेज और हक महर के मुतल्लिक बातचीत हुई। ये इब्तिदाई मराहिल बखैर खूबी तय हो गए। तकी बहुत खुश था, लेकिन 3 महीने गुजर गए और बात वहीं की वहीं रही। आखिर एक रोज़ मालूम हुआ कि लड़की वालों ने मजीद गुफ्तगू से इनकार कर दिया है, क्योंकि वो तकी के बाप की मैन मीक से तंग आ चुके हैं। बार बार वो उनसे जा जाकर ये कहता था, देखिए लड़की के दहेज में इतने जोड़े हों, बर्तनों की तादाद ये हों, लड़की ने अगर मेरी हुक्म उदूली की तो उसकी सज़ा तलाक होगी। फिल्म देखने हरगिज़ ना जाएगी, पर्दे में रहेगी। मैंने जब इन बेजा बातों का जिक्र तकी से किया तो वो अपने बाप की तरफ हो गया। नहीं मंटो साहब, लड़की वाले ठीक नहीं। अब्बा का ये कहना ठीक है कि वो मुझे रन मुरीद बनाना चाहते हैं। मैंने कहा, ऐसा है तो छोड़ो, किसी और जगह सही। तकी ने कहा, अब्बा कोशिश कर रहे हैं। मौलाना ने डोंगरी में अपने एक वाकिफ़कार के जरिए से बातचीत शुरू की।
सब कुछ तय हो गया, निकाह की तारीख भी मुकर्रर हो गई, मगर एकदम कुछ हुआ और सब कुछ ढह गया। लड़की वालों को तकी पसंद था, लेकिन जब मौलाना से अच्छी तरह मिलने जुलने का इत्तेफाक हुआ तो वो पीछे हट गए और लड़की का रिश्ता किसी और जगह पक्का कर दिया। तकी ने फिर अपने बाप की तरफदारी की और मुझसे कहा, ये लोग बड़े लालची थे मंटो साहब, एक दौलतमंद का लड़का मिल गया तो अपनी बात से फिर गए। अब्बा शुरू से ही कहते थे कि ये लोग मुझे ईमानदार मालूम नहीं होते, लेकिन मैं खामखा ही उनके पीछे पड़ा रहा कि जल्दी मामला तय कीजिए। कुछ अरसे के बाद तीसरी जगह कोशिश शुरू हुई, यहाँ भी नतीजा वैसा ही रहा। चौथी जगह बातचीत शुरू हुई तो तकी ने मुझसे कहा, मंटो साहब वो लोग आपसे मिलना चाहते हैं, बड़े शौक से मिलें। मैं उनसे मिला, आदमी शरीफ थे। मौलाना से उनकी चंद मुख्तसर बातें हुई, मैंने तकी की तारीफ़ की, मामला तय हो गया। लेकिन चंद ही दिनों में गड़बड़ पैदा हो गई। लड़की के बड़े भाई ने किसी से सुना कि मौलाना दुकान पर अपने एक दोस्त से कह रहे थे, लड़की मेरे कहने पर ना चली तो मैं तकी की दूसरी शादी कर दूंगा। वो ये सुनकर मेरे पास आया। मैंने मौलाना को बुलवाया, उनसे पूछा तो दाढ़ी पर हाथ फेर कर कहने लगे, मैंने क्या बुरा कहा, मैं ऐसी बहू घर में नहीं लाना चाहता जो मेरा कहा न माने। मैं तकी की शादी इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे आराम पहुँचे। अजीबो गरीब मंतिक थी। मैंने पूछा, आपको आराम जरूर पहुंचना चाहिए, मगर आपकी ये मंतिक मेरी समझ में नहीं आई। ऐसा मालूम होता है कि खाविंद और बीवी का रिश्ता आपकी समझ से परे है। मौलाना ने किसी कदर खफगी के साथ कहा, मैं खाविंद रह चुका हूँ मंटो साहब, आपके ख्यालात मेरे ख्यालात से बहुत मुख्तलिफ हैं। आपके साथ काम करके मुझे अफसोस है, मेरे लड़के के ख्यालात भी बदल गए हैं। ये कहकर वो तकी से मुखातिब हुए, सुना तुमने, मैं ऐसी लड़की घर में लाना चाहता हूँ जो मेरी और तुम्हारी खिदमत करे। इसके बाद देर तक बातें होती रहीं। उनसे जो मैंने नतीजा निकाला वो मैंने तकी को बता दिया। देखो भाई, बात यह है कि तुम्हारे वालिद साहब तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते। यही वजह है कि वो हर बार कोई ना कोई बात छेड़ देते हैं, कोई ना कोई बहाना ढूंढ निकालते हैं ताकि मामला आगे ना बढ़ने पाए। मौलाना खामोश अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते रहे। तकी ने मुझसे पूछा, क्यों, ये मेरी शादी क्यों नहीं करना चाहते? मेरे मुंह से बेइख्तियार निकल गया, मौलाना का दिमाग खराब है। मौलाना को इस कदर तैश आया कि मुंह में झाग भरकर वाही तबाही बकने लगे। मैंने तकी से कहा, जाओ मौलाना को किसी जहनी शिफाखाना में ले जाओ और मेरी ये बात याद रखो, जब तक इनका दिमाग दुरुस्त नहीं होगा तुम्हारी शादी हरगिज़ नहीं करेंगे। उनके दिमाग की खराबी की वजह वो कुर्बानी है जो इन्होंने तुम्हारे लिए की। मौलाना ने तकी का बाजू जोर से पकड़ा और मुझे सलवाती सुनाते चले गए। वली मोहम्मद मेरे पास बैठा सब कुछ खामोशी से सुन रहा था। इतने देर वो अपनी नुकीली मूँछों के वजूद से बिल्कुल गाफिल रहा। जब मौलाना और तकी चले गए तो उसने आँखों का जाविया दुरुस्त करके उनकी तरफ देखा और कहा, मुर्दा खराब हो रहा है बेचारे का, लेकिन मंटो साहब आपने 52 तौला और पाओ रत्ती की बात कही, मुहावरा दुरुस्त इस्तेमाल हुआ है ना? तुमने मुहावरा दुरुस्त इस्तेमाल किया है, लेकिन अफसोस है कि मौलाना की तबीयत बताते हुए मैंने मुनासिब व मौजू अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। बड़ा मलून आदमी है। वली मोहम्मद ने ये कहकर अपनी मूंछ का हटीला बाल बड़े ज़ोर से उखाड़ा और बड़ी संजीदगी इख्तियार करके मुझसे कहा, मंटो साहब क्या मतलब था आपका इससे कि मौलाना के दिमाग की खराबी की वजह वो कुर्बानी है जो उसने तकी के लिए की। बात ज़रूर 52 तौला और पाव रत्ती की है, लेकिन पूरी तरह मेरे जहन में बैठी नहीं। मैंने उसको समझाया कि बीवी की मौत के बाद एक वक्त जज्बा था,
जिसके तहत मौलाना ने तजर्रुद के दिन गुजारने का इरादा किया। ये जज्बा अपनी तिब्बी मौत मरा तो उनके लिए दो शौक हो गए, एक बीवी की मौत का, दूसरा इस जज्बे की मौत का। वक्त गुजरता गया और मौलाना नीम के करेले बनते गए। मुझे तो भाई वली मोहम्मद बहुत तरस आता है गरीब पर। एक शख्स जिसने 25 बरस तक अपने और औरत के दरमियान एक दीवार कायम कर रखी हो, वो किस तरह अपने जवान बेटे के पहलू में एक जवान औरत देख सकता है, और वो भी नज़रों के बहुत करीब। दूसरे दिन तकी न आया। वली मोहम्मद के हाथ उसने किताबत का बल भिजवा दिया जो अदा कर दिया गया। तकी को बहुत अफसोस था कि मैंने उसके बाप को बुरा भला कहा। मैंने वली मोहम्मद से कह दिया कि मुझे कोई अफसोस नहीं। तकी को मालूम होना चाहिए था कि उसका बाप जहनी और रूहानी तौर पर बीमार है, लेकिन मुझे ये अफसोस ज़रूर है कि उसने काम छोड़ दिया है। वली मोहम्मद ने तकी से वापस आने को कहा, मगर वो ना माना। उसने किसी और दफ्तर में मुलाजमत ना की और दुकान पर बैठकर घी बेचने लगा। वली मोहम्मद ने जब जोर दिया तो उसने वहीं किताबत का काम भी शुरू कर दिया। मैं एक काम से दिल्ली चला गया। 3-4 महीने वहाँ रहकर बम्बई लौटा तो वली मोहम्मद ने प्लेटफॉर्म ही पर यह खबर सुनाई कि तकी की शादी 1 हफ्ता पहले बखैर व खूबी हो चुकी। मुझे यकीन ना आया, लेकिन वली मोहम्मद ने कुरान की कसम खाकर कहा, मंटो साहब, मैं झूठ नहीं कहता। निकाह के छुआरे मैंने संभाल कर रखे हुए हैं। जिसकी शादी ना होती हो, इसके लिए अक्सीर साबित होंगे। मैंने तकी को बुलाया, मगर वो ना आया। तकरीबन 1.5 महीने के बाद एक दिन सुबह सुबह वली मोहम्मद आया। उसकी नुकीली मूछें थिरक रही थीं। कहने लगा, मंटो साहब, कल धी पटास हो गई बाप बेटे में। तकी अपनी बीवी को लेकर कहीं चला गया। कहाँ मालूम नहीं। ये कहकर आँखों का जाविया बदलकर वली मोहम्मद ने अपनी नुकीली मूँछों को देखा। कुछ समझ में नहीं आता मंटो साहब। लड़ाई की वजह मालूम ना हो सकी। मौलाना बिल्कुल खामोश हैं। मौलाना बहुत देर तक खामोश रहे और उनका बेटा मोहम्मद तकी भी। बम्बई में वली मोहम्मद और उसके साथियों ने तकी को बहुत तलाश किया, मगर उसका कोई सुराग ना मिला। बहुत दिनों के बाद दिल्ली से मुझे तकी का एक खत वसूल हुआ। लिखा था, बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपको खत लिखूं और हालात से आगाह करूं, मगर जुर्रत साथ ना देती थी। मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि ये खत किसी और को ना दिखाइएगा। आपने मेरे वालिद के मतल्लिक जो कुछ कहा था ठीक निकला। मैंने आपकी बातों का बुरा माना था, इसलिए कि मुझे असलियत का इल्म नहीं था, जो मुझे शादी के बाद मालूम हुई। मेरे वालिद का दिमाग वाकई दुरुस्त नहीं। हो सकता है पहले ठीक हों, लेकिन मेरी शादी के बाद तो कतन उनकी दिमागी हालत दुरुस्त ना थी। उनकी यही कोशिश थी कि मैं अपनी बीवी से दूर रहूं। मुझ में और इसमें दूरी पैदा करने के लिए वो अजीबो गरीब तरीके ईजाद करते थे जो एक दीवाना ही कर सकता है। मैंने बहुत देर तक बर्दाश्त किया। मुझे तमाम वाक़यात बयान करते हुए बहुत शर्म महसूस होती है। एक रोज़ मेरी बीवी गुसल खाने में नहा रही थी। उन्होंने दरवाजे में से झांक कर देखना शुरू कर दिया। मैं और क्या लिखूं, समझ में नहीं आता। उनके दिमाग को क्या हो गया है। खुदा उनकी हालत पर रहम करे। मैं यहाँ दिल्ली में हूँ और बहुत खुश हूँ। मैं ये खत पढ़ रहा था कि वली मोहम्मद आया। उसके पास तकी का एक खत था। मेरी तरफ बढ़ाकर उसने कहा, ये खत तकी ने दिल्ली से अपने बाप को लिखा है। सिर्फ चंद अल्फाज हैं। मैंने पूछा, क्या? वली मोहम्मद ने कहा, पढ़ लीजिए। मैंने ये अल्फाज पढ़े, किबला वालिद साहब, मैं यहाँ खैरियत से हूँ। आपने मेरा घर आबाद किया है। मेरी ख्वाहिश है कि आप भी अपना घर आबाद कर लें। वली मोहम्मद ने आँखों का जाविया बदलकर अपनी नुकीली मूँछों को देखा और कहा,
मंटो साहब, लड़का होशियार हो गया है, लेकिन मौलाना तो अपनी बात पक्की कर चुके हैं। कहाँ? वली मोहम्मद की मूछें थिरकीं। एक घी बेचने वाली से 5 अंगुली घी में और सर कढ़ाई में। मुहावरा ठीक इस्तेमाल किया ना मंटो साहब? मैं हंस पड़ा।